गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, इन सब की तलब हिंदुस्तानियों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी होती है। आदत की इस शौकिया बीमारी से मुंबईया जितने परेशान हैं, उतने ही भयानक तरीके से ये बीमारी पाकिस्तान के कराची लोगों को भी लग चुकी है। सुपारी, मसाले, तंबाकू और चूने का एक कसेला और कैंसरकारी मिश्रण और इस हाई क्रिएट की गिरफ्त में आया कोई भी व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से इससे बाहर निकल पाता है। पाकिस्तानी आवाम को गुटखे की इस लत का आदी बनाने में भगौड़े दाऊद, उसके भाई अनीस और भारत के 2 गुटखा किंग की आपसी दुश्मनी का बड़ा रोल माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में गुटखे के विस्तार की पूरी कहानी। ये बात है आज से करीब 22 से 25 साल पहले की। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध कुछ खास नहीं थे। बावजूद इसके गुटखे की इस फैक्ट्री के लिए सारी तकनीक और मशीनरी मुंबई से कराची पाया दुबई पहुंची थी। पाकिस्तान में गुटखे की कहानी देखें तो नजरें सिंध और बलूचिस्तान के समुद्री तटों तक रुक जाती हैं। इसी सिंध प्रांत में कराची है जो पाकिस्तान का बिजनेस के साथ गुटखा का हब भी कहा जाता है। पाकिस्तान के समाचार पत्र द ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो सिंध यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बरफत कहते हैं, पान की तरह गुटखा चबाना बंटवारे से पहले सिंध के रिवाज में शामिल नहीं था। धीरे धीरे लोगों को पान की लत लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पान की सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के मौजूदा दौर में बांग्लादेश से होती है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश के लिए लड़ाई हुई तो पाकिस्तान में पान का लाल रंग फीका पड़ने लगा और इसकी जगह सुपारी, कत्थे और गुटखे ने लेनी शुरू कर दी और 1971 में सिंध के इब्राहिम हैदरी में गुटखे का पहला कारखाना लगा। बहुत जल्दी इस धंधे ने जोर पकड़ा और कई खाकपति पाकिस्तानियों को लखपति बना दिया। लेकिन इसी गुटखे के कारोबार में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी छिपा हुआ है कि कैसे दाऊद के भाई अनीस ने इस धंधे में छुपी संभावना को पहचाना और पाकिस्तान में इसकी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। सीबीआई ने 2016 में मकुका की कोर्ट में दायर चार्जशीट में इस कहानी को विस्तार से समझाया है। पत्रकार एम हुसैन जैदी ने भी अपनी किताब डोंगरी से मुंबई तक में पाकिस्तान में गुटखा इंडस्ट्री के पनपने की दिलचस्प कहानी बताई है। हिंदुस्तानी फिल्मी गानों की तरह ही हिंदुस्तानी गुटखा पाकिस्तान में लोकप्रिय है। 90 के दशक में और साल 2000 के शुरुआती सालों में पाकिस्तानी तस्करी करके बम्बई के पॉपुलर ब्रांड के गुटखे पाकिस्तान ले जाते थे। इसके लिए वही दुबई वाला रूट इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान में गोवा 1000 RMD जैसे इंडियन ब्रांड की मांग थी, लेकिन तस्करी की वजह से पाकिस्तान के गरीबों के लिए ये गुटखा काफी महंगा पड़ रहा था, जबकि इसका सबसे बड़ा ग्राहक यही निचला तबका ही था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 90% मछुआरे गुटखा का सेवन करते हैं और इसकी मांग बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में पाकिस्तान में रोकड़े कमाने का ये आसान सा धंधा दाऊद ब्रदर की नजरों से छिप नहीं पाया। दाऊद और अनीस ने समझ लिया कि मामूली मेहनत करके मोटी रकम इस धंधे से बनाई जा सकती है। दाऊद इस समय तक कराची में ISI की सरपरस्ती में सेटल हो चुका था। डी कंपनी दुबई और कराची से ऑपरेट हो रही थी। अनीस इब्राहिम के मन में उम्मीदें जोर मारने लगी थी। वो इंडियन ब्रांड पर ताक झांक कर रहा था। पैसा तो उसके पास था, लेकिन उसे तकनीक चाहिए थी, उसे मशीनें चाहिए थी, उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ये बताए कि ऐसा गुटखा कैसे बनाया जाए जो पाकिस्तानियों के जुबान पर चढ़ जाए। डी कंपनी एक अदद मौके की तलाश में था और इसी समय भारत के 2 गुटखा दिग्गजों के बीच तीखी कॉर्पोरेट जंग छिड़ी हुई थी। 2 गुटखा किंग की ये अदावत बॉस और उसके मातहत मैनेजर के बीच टकराव की कहानी है। इसमें बॉस था धारीवाल और मैनेजर था जगदीश जोशी। धारीवाल जो गुटखा बनाता था उसका नाम था RMD और जोशी की कंपनी जिस गुटखे को बनाती थी उसका नाम था गोवा। रसिकलाल मणिकचंद धारीवाल यानी कि RMD गुटखा इंडस्ट्री का ये वो नाम है जिसे कभी इस धंधे का किंग कहा जाता था। ये ब्रांड कितना लोकप्रिय है किसी मुंबईया लड़के से पूछिए, आपको मालूम चल जाएगा। पुणे के शिशुर में जन्मे धारीवाल को अपने पिता से 20 मजदूरों के साथ एक बीड़ी की फैक्ट्री विरासत में मिली। इसी के दम पर वो गुटखा किंग बन गए, जिसका मार्केट वैल्यूएशन 800 करोड़ तक था। इस कंपनी के कभी मैनेजर हुआ करते थे जगदीश जोशी। अपने ही मालिक से भिड़ने के बाद जगदीश जोशी ने खुद का गुटखा ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर दिया। नाम था गोवा और अब गोवा RMD को टक्कर दे रहा था। कुछ ही सालों में दोनों ब्रांडों के बीच बात बराबरी की हो गई। एम हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी से मुंबई तक में इस व्यावसायिक लड़ाई का खाका जबरदस्त अंदाज में खींचते हैं। वो लिखते हैं कि विडंबना ये थी कि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब एक दूसरे के खून के प्यासे ये लोग एक ही टीम में काम किया करते थे। जोशी ने 1990 में बतौर मैनेजर अपने काम की शुरुआत की थी और इस ब्रांड को सनसनीखेज ऊंचाइयों तक ले गया। पत्रकार जैदी के मुताबिक मैनेजर जोशी को ये लगता था कि वो जितना मेहनत कर रहा है उसके एवज में वैसा मेहनताना नहीं मिल रहा है। महत्वाकांक्षी जोशी की राहें 1997 में धारीवाल से जुदा हो गई।
उसने खुद की फर्म खोली। कहा जाता है कि इन दो गुटखा सामंतों के बीच 4 साल तक जंग चलती रही। इस लड़ाई की शुरुआत जोशी के इस दावे के साथ हुई थी कि धारीवाल पर उसका 70 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन आरएमडी ने इसे सीधा इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के दो पुड़िया किंग बकाए के लिए आपस में लड़ रहे थे। जब ये बात दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम को मालूम चली तो मानो उसके लिए ये बिन मांगे मुराद थी। उसने पूरी जानकारी जुटाई और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचा कि डी कंपनी इस लड़ाई में मध्यस्थ बनेगा और अपना एक सपना पूरा करेगा। जैदी साहब की किताब में यह दावा किया गया है कि जोशी ने दुबई में अनीस से कांटेक्ट किया और उससे कहा गया कि वो बकाया दिलाने में मदद करे। किताब डोंगरी से दुबई में यह भी लिखा गया है कि माना जाता है कि अनीश ने जोशी को भरोसा दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा देगा। इस दौरान धारीवाल भी मुंबई पहुंचा। गैंगस्टर अनीस ने अपनी गुंडई और प्रभाव का इस्तेमाल किया और धारीवाल को ऑफर दिया और कहा कि वो इस विवाद को सुलझाने में मध्यस्थ बनना चाहता है। धारीवाल भी इस किचकिच से परेशान था। फिर बात अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी थी तो उसने इस डील के लिए हामी भर दी। बस एक बदलाव वो चाहता था। जैदी लिखते हैं कि कहा जाता है कि धारीवाल चाहता था कि ये डील दाऊद की मौजूदगी में हो और इसीलिए अनीस ने इस मीटिंग को दाऊद के सामने कराची में रखने का फैसला किया। कुछ दिन बाद धारीवाल और जोशी दोनों कराची गए और दाऊद के घर पहुंच गए। मुंबई में पहले तो इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। बाद में सीबीआई ने इसे अपने हाथों में लिया। ये मामला 2004 का है जब मुंबई पुलिस ने अवैध बंदूक रखने के आरोप में जमीरुद्दीन उर्फ जंबो को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जमीरुद्दीन ने खुलासा किया कि जोशी और धारीवाल ने कराची में गुटखा बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई को इस केस को सौंपे जाने से पहले इस केस की जांच कर रहे ऑफिसर सुरेश क्लीसेट्टी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूछताछ के दौरान जंबो ने जब बोलना शुरू किया और उसने हमें बताया कि कैसे धारीवाल और जोशी के बीच पैसे को लेकर विवाद था और कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने इस पूरे मुद्दे का हल किया। इसके बदले में दाऊद ने जोशी और धारीवाल से कहा कि वो कराची में गुटखा निर्माण इकाई स्थापित करने में उसकी सहायता करेंगे। सवाल ये है कि दो बिजनेसमैन की इस लड़ाई में दाऊद ने क्या इंसाफ किया। पत्रकार जैदी लिखते हैं कि लंबी बहस, चर्चा और शिकायतों को सुनने के बाद दाऊद ने 70 करोड़ रुपए के बकाये की लड़ाई 11 करोड़ में निपटा दी, लेकिन उसने इसमें से अपना फीस काट लिया। दाऊद ने कहा कि धारीवाल को 11 करोड़ रुपए डीले करने पड़ेंगे और इसमें से 7 करोड़ रुपए जोशी को मिलेगा और बाकी के 4 करोड़ वो अपनी फीस रखेगा। ये इंसाफ हो रहा था कि अनीस ने अपना ऑफर सामने रख दिया। उसने कहा कि चूंकि उसने लंबे समय से चल रहे इस विवाद को सुलझाया है, इसीलिए वो चाहता है कि बदले में जोशी उसे गुटखा बनाने की तकनीक और जानकारी मुहैया कराएगा। अनीस इब्राहिम ने भले ही ये बात अपील के तौर पर कही थी, लेकिन दाऊद की छत्रछाया में कही गई ये बात भारतीय बिजनेसमैन के लिए एक ऑर्डर जैसी थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक ये डील सितंबर 1999 में हुई। सीबीआई का ये भी दावा था कि धारीवाल 1996 से ही दाऊद के साथ सौदा कर रहा था। सीबीआई के मुताबिक अगस्त 1999 में दाऊद के गुर्गे अंतुले और सलीम शेख ने जगदीश जोशी को पीटा भी था, क्योंकि जोशी धारीवाल से डील निपटाने में राजी नहीं दिख रहा था। जोशी के लिए दाऊद से टकराना आसान नहीं था, उसे धंधा भी करना था और मुंबई में रहना भी था, इसीलिए वो इस डील पर तैयार हो गया था। आखिरकार 7 करोड़ रुपए पाकर जोशी अपना ट्रेड सीक्रेट दाऊद फैमिली को देने के लिए तैयार था। डोंगरी टू मुंबई में लिखी गई कहानी के मुताबिक जल्द ही 15 गुटखा मैन्युफैक्चरिंग मशीनें और पाउच बनाने की 4 मशीनें पहले दुबई भेजी गई और फिर यहां से 2001-2 में कराची भेज दी गई। जैदी के मुताबिक ये मशीनरी अली असगर कंपनी के नाम पर नहावा सेवा से दुबई के लिए एक्सपोर्ट की गई। इस सौदे पर नजर रखने के लिए जोशी राजू पचारिया को लगाया था। बाद में उसने बीजू जॉर्ज नाम के एक शख्स को कराची भेजा। बीजू अनीस की फैक्ट्री में गुटखा बनाने के लिए कामगारों को ट्रेनिंग दे रहा और आखिरकार कुछ ही महीनों में इंडियन तकनीक, अंडरवर्ल्ड की पूंजी और दाऊद की निगरानी में पाकिस्तानियों के लिए एक तेज और भभकेदार गुटखा कराची मार्केट में लॉन्च हो गई। ये ब्रांड बहुत पॉपुलर हुआ और उम्मीद के मुताबिक दाऊद अनीस ने खूब पैसा कमाया। इस पूरे बिजनेस ऑपरेशन के दौरान इब्राहिम ब्रदर पर्दे के पीछे बने रहे। दाऊद को गुटखा बिजनेस के इस राज को सौंपने की जानकारी मुंबई पुलिस को 2004 में मिली। मुंबई पुलिस दाऊद और उसके सहयोगी सलीम चिपलन और अनीस के बीच फोन पर बातचीत की नजरें गड़ाई हुई थी। इस दौरान इन लोगों ने गुटखा बनाने वाली मशीनों के स्पेयर पार्ट का जिक्र किया। फैसला किया गया कि ये पार्ट चोर बाजार में खरीदे जाएं, फिर यहाँ से दुबई भेजे जाएंगे और फिर वहाँ से कराची। मुंबई पुलिस के कान खड़े हुए। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए दाऊद के ससुर सलीम इब्राहिम कश्मीरी को दबोच लिया। इसी शख्स ने पूरे सेटअप की कहानी बताई और अपने दामाद के कुकर्मों का सारा रहस्य पुलिस के सामने उगल दिया।